बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज के बाजार में चौतरफा हाहाकार दिखाई दिया। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 548 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 178 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मार्केट का पूरा हाल अब जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज गिरावट के इस माहौल में किन स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी और किन सेक्टर में पिटाई होती हुई दिखाई दी? जी, मेजर इंडाइसेस के साथ साथ अगर बाकी के इंडाइसेस भी देखें तो हाल इसी तरीके का था। यहाँ पे बियर्स का जो जोश था वो जोरों शोरों से दिखाई दे रहा था। ट्रम्प की कमेंट्री के बाद मेटल्स में तो काफी ज्यादा पेन रहा। लेकिन अब बात करते हैं निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पे थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट आप देखिए, ट्रेंट में 5%, पावरग्रिड 0.25%, टाटा स्टील 3% और टाइटन में भी करीब करीब 3% की गिरावट आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों में पेज इंडस्ट्री, एस्कॉर्ट क्यूबोटा, सोलर इंडस्ट्री और कमिंस में एक हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखेंगे तो एल्केम लैब में करीबन इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद नंबर्स में पेन दिखाया, 7% की गिरावट। भारतीय एक्साकॉम नतीजे अच्छे आए थे लेकिन उसके बाद भी बाजार ने इसे रिवॉर्ड नहीं किया है। मैक्स हेल्थ केयर 6.5% और डिलीवरी के जो नंबर आए हैं आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आए थे, लेकिन आज नंबर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। 6.5% की यहाँ पे भी गिरावट देखी गई है। बेसिकली जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी वहां से नतीजे जो हैं वो कमजोर हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड समझे तो डेफिनेटली एक पेन तो रहा है। जी, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। ट्रंप के चलते ग्लोबल अनिश्चितता बरकरार है, ये कहना है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में मिहिर ने कहा कि यूएस का रवैया सही रहा तो अनिश्चितता खत्म हो सकती है। अभी भी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं वो अभी भी जाहिर है कि बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज वी आर सीइंग काफी सारी जो है वॉलेटिलिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल कमोडिटीज पैक में अगर देखें तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। ट्रम्प इज टॉकिंग अबाउट कि हम मेटल्स, स्टील, एल्यूमिनियम पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे यूएस में, तो उसकी भी इफेक्ट कमोडिटीज मार्केट में दिख रही है। तो जैसे जैसे ट्रम्प की अनाउंसमेंट्स आ रही है वैसे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। डॉलर अभी भी स्ट्रांग है और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब तक डॉलर स्ट्रेंथ रहेगी तब तक ग्लोबल जो फ्लोज हैं एफआईआईस के वो टिपिकली हम पॉजिटिव देखना मुश्किल है, क्योंकि न सिर्फ इंडिया बट मोस्ट अदर इमर्जिंग मार्केट्स में से आउटफ्लोज हमें दिख रहे हैं फ्रॉम इक्विटीज एंड बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ स्ट्रांग डॉलर सारा पैसा जो है यूएस में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन की बात है, मेरे ख्याल से स्टेबलाइज होने दीजिए सिचुएशन को। बजट तो जैसे हमने डिस्कस किया ठीक ही था, उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं थे, कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव था। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक जल्द ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी लॉन्च करने जा रही है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा कि 15 अगस्त को नए लॉन्च का ऐलान किया जाएगा। हमने अभी हमारी बाइक लॉन्च कर दी है जो अगले महीने से डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। एंड कस्टमर वो पूरा बाइक में एक भी अच्छा ईवी प्रोडक्ट नहीं था। एंड बाइक का मार्केट जो है देश का वो स्कूटर से 2 गुना है। तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंशन होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक का वो अब बाइक को लेके भी होने वाला है। 3 व्हीलर का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है कंपनी में। एंड हमारा एनुअल लॉन्च डे होता है 15 अगस्त, तो उस पर हम कुछ सरप्राइजेस देंगे सबको उस डायरेक्शन में। चलिए बात करते हैं सोने की कीमतों की, जो लगातार 7वें आसमान पर बनी हुई है। आज भी एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड 85,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। तो क्या है इसके पीछे वजह और कब तक जानकारों के मुताबिक सोने का भाव 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है? बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं सोने के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, क्या जानकार बता रहे हैं 1 लाख रुपए तक भाव कब तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है? वेल एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल में 28% की तेजी थी सोने में और अब तक हमने 10.5-11% की बढ़त ऑलरेडी सोने में यहाँ पर बनते हुए देखी है। एक मेजर रीजन ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाइज के आसपास है, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने नए हाइज यहाँ पर ज्यादा बनते हुए देखे हैं। वो है रुपए की वजह से, जहां पर ऑलमोस्ट 88 का स्तर हमने यहाँ पर रुपए को डॉलर के सामने छूते हुए देखा। उसका सीधा फायदा यहाँ पर सोने को मिला है। साथ ही साथ अनसर्टनिटीज है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप रीजनल इक्विटी मार्केट्स में
देखें तो वहां गिरावट है, तो वो जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहां पर सोने में आती हुई नजर आई है। पिछले 3 साल लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, तो क्लियरली वो जो डी-डॉलराइजेशन का थीम है वो कहीं ना कहीं अभी भी यहां पर काम कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से हमने यहां पर ट्रंप की तरफ से और भी टैरिफ्स लगेंगे इस तरह की बातचीत सुनी है, और सैंक्शंस यहां पर रशिया पे तो लग ही चुके हैं, शायद ईरान पे भी आगे जाकर लगेंगे। गाजा की स्थिति अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इनका फ्री फायदा हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। जो पूरा ये टैरिफ वॉर है उसका तो सपोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर पिछला हफ्ता आप याद करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ कनाडा, स्विट्जरलैंड बैंक, सभी ने यहां पर रेट में कटौती करी है, इंडिया इंक्लूडेड। और आगे माना जा रहा है कि यूएस फेड की तरफ से भी 2 रेट कट्स हम इस साल में आता हुआ देखेंगे, और ये सब भी गोल्ड पॉजिटिव है। तो जहां भी आप देखें बाजार को लगता है कि और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और जैसे आप कह रही थी कि यहां पर 1 लाख जल्दी आएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि 85,500 है, जो कि ऑल टाइम हाई है, इसमें अभी 3% जीएसटी लगना बाकी है, इसमें मेकिंग चार्जेस लगने बाकी हैं। अगर वो सब आप इसमें जोड़ दें तो अगर आप 10 ग्राम की ज्वेलरी आज खरीदने जाएं तो वो ऑलमोस्ट आपको 96-97,000 की आज पड़ेगी। तो क्लियरली वो 1 लाख के स्तर से खरीदारी के लेवल पे हम बहुत दूर नहीं हैं। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को गोल्डन टिप्स दिए। इस बार परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ खुले पार्क में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पेरेंट्स और टीचर्स को सलाह दी कि वो बच्चों की भावनाओं को समझे, साथ ही बच्चे देखा देखी में ना पड़े और अपने लिए ऐसा टारगेट बनाएं जो पहुंच में हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, तनाव कम करने के लिए अपनी भावनाओं को माता पिता को बताएं। इस बार परीक्षा पे चर्चा के 8 एपिसोड होंगे और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने लोग हिस्सा लेंगे। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स पर मैरी कॉम और अवनी लेखरा, और इसके अलावा मोटिवेशन पर सदगुरु, मेंटल हेल्थ पर दीपिका पादुकोण बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। एक एक करके ये सारे एपिसोड जारी किए जाएंगे और आज के एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चे असफलता से ना डरे और अपने टाइम का सही मैनेजमेंट करें। मैं ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं, ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करें। मन में एक भाव विजेता होना है, मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी, मुझे झुकना नहीं है। तो परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने और क्या क्या एग्जाम टिप्स दिए हैं जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। परीक्षा पे चर्चा 2025 पीएम सर के टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे, साथ ही डिनर में भी शामिल होंगे। वहीं कल एआई शिखर सम्मेलन होगा। कल प्रधानमंत्री फ्रांस के शहर मार्सेल जाएंगे और नए कॉन्सुलेट का उद्घाटन करेंगे। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मजाग्रेस में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 12 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महासंगम में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। संगम में स्नान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और साथ ही सरस्वती कूप और अक्षय वट के भी दर्शन किए। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें महाकुंभ का आज 29वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज महाकुंभ से हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज संगम में डुबकी लगाई है और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो भी साथ में दिखाई दे रही हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस जनसैलाब से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सड़कों पर भयंकर जाम है। प्रयागराज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा और जबलपुर में कुंभ जाने के लिए गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद है। तो माघ पूर्णिमा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी का रुख कर रहे हैं और जिसके चलते सड़कों पर
घंटों का लंबा जाम दिखाई दे रहा है। तो सड़कों पर लगे लंबे जाम का हाल बता रहे हैं संवाददाता रोहित सिंह। संगम की रेती पर होने वाले महाकुंभ को लेकर जो स्नार्थी हैं उनमें उत्साह लगातार बना हुआ है और हमारी मौजूदगी इस समय अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस कदर है और लगातार जो हजारों की संख्या में वाहन है वो प्रयागराज अयोध्या हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाहनों की एक लंबी कतार है वो हाईवे पे लगी हुई है। इस समय हम भोपिया मऊ क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में कतारबद्ध तरीके से बस है, कार है, ये सब खड़ी हुई है और लगातार कछुए की रफ्तार से ये गाड़ियों की चाल आगे बढ़ रही है। तो महाकुंभ को लेकर जो स्नार्थियों का उत्साह है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। हालांकि कोई स्नान नहीं है, अमृत स्नान बीत चुके हैं, लेकिन जो रेला है श्रद्धालुओं का वो लगातार उमड़ रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। पुलिस प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं वो जाम में ना फंसे, उनकी जो यात्रा है प्रयागराज तक पहुंचने की वो सुगम हो सके। लेकिन वाहनों का इतना दबाव है कि यहाँ पर लगातार गाड़ियों की कतारें जो है लग जा रही हैं। आपको फिर एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हजारों वाहन भोपिया मऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है फंसे हुए हैं। जैसे ही क्रॉसिंग बंद होती है 1 मिनट में सैकड़ों वाहनों की कतार लग जाती है। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि देश में 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी। अब तक जो काम हुआ वो सिर्फ एक झांकी है, अगले 1 साल में क्षेत्र में 4 गुना ग्रोथ देखने को मिलेगी। नितिन गडकरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कौन कौन से प्रोजेक्ट आप उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोगों को दे पाएंगे? सर बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है कि मैं कौन से, जेवर एयरपोर्ट का बन जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे का बन जाएगा, दिल्ली मुंबई पूरा हो जाएगा, दिल्ली देहरादून पूरा हो जाएगा, नागपुर हैदराबाद का काम शुरू हो जाएगा, ये चेन्नई से बेंगलोर ये 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको एक बात इतनी ही बता सकता हूँ कि आपने जो नेशनल हाईवे में देखा है वो तो आइसबर्ग का इतना ही देखा है। अब 1-1.5 साल के बाद इससे 4 गुना ज़्यादा आप देखोगे। जी हम उम्मीद करते हैं। सर एक चीज़ और लोगों को बहुत इंतज़ार है, काफ़ी खबरें भी आई कि टोल रिफॉर्म करने जा रहे हैं, एक बार में लोग पास बनवा पाएंगे, जितना ट्रैवल करें उतना ही टोल देना पड़ेगा। कब तक ये पॉलिसी आ जाएगी? इसका अध्ययन भी हो गया है लगभग, अभी जल्दी से जल्दी उसको डिक्लेयर करेंगे और टोल के बारे में लोगों को कोई तकरार नहीं रहेगी। हम उसके बारे में लोगों की जितनी शिकायत है उसको रिजॉल्व इस साल 2025 में उम्मीद कर लें कि निश्चित रूप से 2025 का के लिए हम लोग 1-8 महीने में रिजल्ट करेंगे। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो शो का उद्घाटन किया। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दुनिया भर के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार 2 देशों की 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट और अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यलहंका एयरफोर्स स्टेशन से LCA तेजस में उड़ान भरी। ये पहली बार है जब 2 सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भरी है। हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस
एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो राजधानी दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने वाली है, लेकिन इसके ड्राइवर कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या सीएम फेस पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज देगी या फिर कुछ और तय है? वैसे सीएम के संभावित नामों की लिस्ट की बात करें तो इसमें टॉप पर है परवेश वर्मा, जिन्होंने इस चुनाव में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। वहीं इनके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महिला उम्मीदवार रेखा गुप्ता, विधायक विजेंद्र गुप्ता, पंजाबी चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा और पूर्वांचली मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या यहां भी सरप्राइज सीएम होंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए दिल्ली का अगला सीएम कौन, आवाज अड्डा में।